हेलो दोस्तों आज हम लोग वेक्टर चैप्टर का लेक्चर 5 डिस्कस करने वाले हैं। देखिए दोस्तों, लेक्चर 5 में मैं आपको बताने वाला हूँ, वो आप थोड़ा सा ध्यान से सिर्फ अभी आप देखिए, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि मैं आपको क्या समझाने वाला हूँ। ठीक है, देखिए मान लीजिए कि कोई आपका एक यहाँ पर ऑब्जेक्ट है। क्या है ये? मान लीजिए एक ऑब्जेक्ट है। क्या है ये? ऑब्जेक्ट है। इस पर एक फोर्स पड़ रही है। मान लीजिए यहाँ पर ये फोर्स ऐसे पड़ रही है। ठीक है, ये फोर्स पड़ रही है, मान लीजिए 10 न्यूटन का फोर्स पड़ रही है। कितना का? 10 न्यूटन का ये फोर्स पड़ रही है। तो ये आप बताइए, ये जो ऑब्जेक्ट है ये किधर किधर को जाएगी? ये ऑब्जेक्ट पर जब ये फोर्स अप्लाई होगा तो ये ऑब्जेक्ट किधर, इसका डायरेक्शन किधर होगा? आप बोल सकते हैं इसका डायरेक्शन सीधे तरफ जाएगा, ऐसे। ये इसका डायरेक्शन होगा। कोई भी शक नहीं। मतलब यहाँ से ये यहाँ तक गया, क्यों गया? क्योंकि इस पे 10 न्यूटन का फोर्स पड़ा। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक? किसी कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखिए, एक मैं और फोर्स लगाता हूँ। देखिए, एक मैं और फोर्स लगाया यहाँ से, इसका भी नाम रखा, ये भी 10 न्यूटन। तो भी फोर्स का जो ऑब्जेक्ट कौन सा डायरेक्शन होगा? इधर पे ही जाएगा। और हम लोग कह सकते हैं कि ये फोर्स पर कितना फोर्स पड़ रहा है? 10 और 10 20 न्यूटन का, 20 न्यूटन का फोर्स अप्लाई हो रहा है ऑब्जेक्ट पर। 20 10 10 को सिंपल ऐड कर सकते हैं। सिंपल ऐड क्यों कर रहे हैं? यहाँ पर देखने वाली बात है, हम लोग सिंपल ऐड इसलिए कर रहे हैं क्योंकि फोर्स का डायरेक्शन एकदम सेम है, तो इसलिए 20 हो जाएगा। यहाँ तो कोई दिक्कत, और फोर्स ऑब्जेक्ट को इधर डायरेक्शन की तरफ लेके जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए, मैं कहना चाहता हूँ, अब थोड़ा दीजिए, मैं एक आपका फोर्स को हटा देता हूँ, हटा दिया। एक को मैं सेम ऐसे ही रहने देता हूँ, दूसरे को मैं डायरेक्शन सिर्फ चेंज करता हूँ। देखिए, अब देखिए, दूसरा फोर्स जो था 10 न्यूटन का, उसका मैंने सिर्फ डायरेक्शन चेंज किया, तो ये फोर्स ऑब्जेक्ट को किधर लेके जाएगा? एकदम ऊपर की तरफ लेके जाएगा। ये क्या बोलेगा? ये क्या बोलेगा ऑब्जेक्ट को? चलो भाई ऊपर चलते हैं। और ये फोर्स क्या बोलेगा? चलो इधर चलते हैं। अब दोनों देखिए 10 न्यूटन का सेम फोर्स है, तो क्या हम लोग बोल सकते हैं कि इस ऑब्जेक्ट पे फोर्स 10 और 10 20 न्यूटन का फोर्स अप्लाई हो रहा है? नहीं, ऐसा हम लोग नहीं बोल सकते हैं। क्यों ऐसा नहीं बोल सकते? क्योंकि देखिए, जो फोर्स का जो डायरेक्शन है यहाँ पे चेंज हो चुका है। पहले क्या था? एक डायरेक्शन पे था, इसलिए 10 10 20 हो गया था। यहाँ पर डायरेक्शन बदल गया, एक बोलता है ऊपर की तरफ चलो, एक क्या बोलता है डायरेक्शन इधर की तरफ चलो। तो अब ये जो ऑब्जेक्ट है कंफ्यूज हो जाएगा, सोचेगा कि इधर चले कि इधर चले, क्योंकि इधर भी 10 न्यूटन लग रहा है और ये भी 10 न्यूटन ही लग रहा है। तो ये ऑब्जेक्ट क्या सोचेगा? किधर जाए, किधर? इसको समझ में नहीं आएगा इधर चले कि इधर चले। क्यों नहीं समझ में आएगा? क्योंकि दोनों तरफ इक्वल फोर्स लग रहा है, एकदम एक बराबर। तो दोस्तों, जब भी ऐसे दो आपका फोर्स अप्लाई हो और एकदम इक्वल फोर्स अप्लाई, जैसे 10 न्यूटन 10 न्यूटन, एक का डायरेक्शन ये हो, एक का डायरेक्शन ये हो, तो ये ऑब्जेक्ट हमेशा बीचों बीच जाएगा। बीचों बीच मतलब समझ में आ रहा है? दोनों फोर्स का एकदम बीच में जाएगा। ये एकदम 100% 100% सत्य बात है। जैसे अगर आज अभी रात है तो कल सुबह होगा, ये सच्चाई है। उसी तरह ये भी सच्चाई है कि ये फोर्स दोनों, ये ऑब्जेक्ट दोनों का एकदम बीचों बीच ये लाइन पे जाएगा, ये ऐसे जाएगा। ठीक है, और ये यहाँ से यहाँ तक का लेंथ बताएगा कि ये दोनों फोर्स जो मिलकर ये कितना ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाया। तो इसका अगर आप वैल्यू पता कर लो, इसका किसी तरह भी इसका अगर आप मान पता कर लो कि यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या आ रहा है, दूर में क्या इसका मैग्नीट्यूड आ रहा है, तो आप कह सकते हो कि ये दोनों जो फोर्स लगाया, इस दोनों का फोर्स का ऐड करोगे तो इस पर कितना फोर्स अप्लाई होता है। 20 नहीं होगा, एकदम क्लियर, क्योंकि डायरेक्शन अलग है। तो आखिर जब 20 नहीं होगा तो कितना होगा? कितना फोर्स लगा ऑब्जेक्ट पर? बस ये इस लेक्चर में मैं आपको यही बताने वाला हूं कि जब इस तरह का परिस्थिति आ जाता है तो हम लोग कैसे आपको दो वेक्टर को ऐड करते हैं। ठीक है दोस्तों, आपने पूरा समझ गया आज लेक्चर में क्या होने वाला है। अब देखिए,
ये मैं मिटा सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए इस 10 न्यूटन को मैं इधर शिफ्ट कर दूँ, कर सकते हैं। पिछले लेक्चर में मैं आपको बता चुका हूँ पैरेलल वेक्टर शिफ्ट अलाउ होता है। तो इस वेक्टर को मैं यहाँ शिफ्ट कर सकता हूँ, देखिए ऐसे कर सकता हूँ। ये 10 न्यूटन है तो ये क्या हो जाएगा, ये भी 10 न्यूटन हो जाएगा। कोई दिक्कत, यहाँ तक तो आपको कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए, ठीक है। अब मैं इसको हटा देता हूँ, कोई दिक्कत। तो हमको पता क्या करना है, बस देखिए ये पता करना है। मान लीजिए इसका नाम आर है, क्या नाम है, आर है। तो बस मुझे आर पता करना है। आर पता जैसे ही चल गया मैं बता सकता हूँ दोनों फोर्स मिलाकर कितना फोर्स ऑब्जेक्ट पर अप्लाई हो रहा है, बस मुझे आर पता करना है, ठीक है। लेकिन बात हुआ आर पता कैसे चलेगा, आर का वैल्यू होगा कैसे, सिंपल तो हम ऐड कर नहीं सकते हैं। तो देखिए जब इस तरह का परिस्थिति आता है ना तो हम लोग की दूसरे का हेल्प लेते हैं, ठीक है। मैंने बताया था दूसरे का हेल्प पिछले लेक्चर में। तो अगर देखिए ये देखिए आपको कैसा दिख रहा है, ये आपका ट्रेंगल दिख रहा है। तो हम लोग कह सकते हैं इसे, जब ये ट्रेंगल दिख रहा है तो हम इस पर ट्रेंगल लॉ अप्लाई करेंगे। तो ट्रेंगल लॉ किसके लिए अप्लाई करेंगे, वेक्टर, ये दो वेक्टर है, वेक्टर को एडिशन में, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, ट्रेंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो देखिए लेकिन ट्रेंगल लॉ कहता है, ट्रेंगल लॉ बाबा जो हैं हम कहते हैं कि अगर आपको मुझे यूज करना है, तो आपको मेरा कुछ रूल्स, आपको जो मैं डिसिप्लिन रखा हूं उसको आपको फॉलो करना पड़ेगा, आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। तो आइए जानते हैं उनका, आपका क्या डिफिनेशन है ट्रेंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन का। दोस्तों आप बुक में जब इसको पढ़ेंगे, अब 10-10 बार इसका डिफिनेशन पढ़ेंगे ना तो भी आपको समझ में नहीं आएगा। शायद किन्हीं को चले जाए, मगर इतना जल्दी समझ में नहीं आता, हमको समझ में ही नहीं आता, तो इसलिए हम लोग उसको समझ ही नहीं पाते, कंसेप्ट क्लियर हो ही नहीं पाता है। मैंने बहुत इसको सरल कर दी, इसका डिफिनेशन आप बुक में पढ़ना, ट्रेंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, और मैं जो बताने वाला हूँ उसको आप मैच करना, देखना एकदम ईजी आपको लगेगा मेरा बताया हुआ एकदम 1%, और बुक में जो पढ़कर आप खुद समझोगे आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा। आप मेरी बातों पे ध्यान दीजिए, उसमें क्या आपको ट्रेंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन का क्या डिफिनेशन होता है। ट्रेंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन कहता है कि अगर मुझे आपको यूज करना पड़ेगा, देखिए कैसे यूज कर सकते हैं। कहता है जब दो वेक्टर एक ट्रेंगल को दो साइड को रिप्रेजेंट करता है, जब दो वेक्टर, ध्यान से सुनिएगा, चाहे तो आप मेरी बातों को लिख सकते हैं, जब दो वेक्टर एक ट्रेंगल के दो साइड को रिप्रेजेंट करता है इन मैग्नीट्यूड और सेम डायरेक्शन में, तो थर्ड साइड ऑफ वेक्टर, ध्यान दीजिएगा, देन थर्ड साइड ऑफ वेक्टर रिप्रेजेंट इन मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट डायरेक्शन रिजल्टेंट ऑफ बोथ वेक्टर। कहने आपको अच्छा से नहीं समझ में आएगा, देखिए मैं उसको समझाता हूँ। कहता है ट्रेंगल लॉ कि अगर दो वेक्टर एक ट्रेंगल का दो साइड को रिप्रेजेंट करे इन मैग्नीट्यूड, देखिए एक वेक्टर ये हो सकता है, एक वेक्टर ये हो सकता है, यही ना दो वेक्टर है, तो ये इसको हम लोग कह सकते हैं ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है। तो दो वेक्टर है, एक ट्रेंगल का दो साइड को रिप्रेजेंट कर रहा है, एकदम 100% कर रहा है, और इन मैग्नीट्यूड, मतलब वैल्यू में भी रिप्रेजेंट कर, देखिए तो वैल्यू है 10 न्यूटन, दूसरा क्या है 10 न्यूटन, मैग्नीट्यूड में भी हो। और उसके बाद क्या बोलता है, जब दो वेक्टर एक ट्रेंगल के दो साइड को रिप्रेजेंट करे इन मैग्नीट्यूड इन सेम डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन मतलब आपको समझ में आया, सेम डायरेक्शन मैं देखिए आपको समझाता हूँ। देखिए सेम डायरेक्शन मतलब क्या, मान लीजिए कि कोई एक ऐसे वेक्टर गया, ये फिर ऐसे गया, ये फिर ऐसे गया, घड़ी ऐसे ही घूमती है, तो ये देखिए कह सकते हैं सेम डायरेक्शन, इनका डायरेक्शन सेम डायरेक्शन है। अगर कोई एक ऐसे में वेक्टर को अप्लाई कर दूं, देखिए आप बताइए ये घूम पाएगा नहीं, इन दोनों के बीच में यहाँ पर टकरा जाएगा, तो इसको हम लोग कह सकते हैं ये अपोजिट डायरेक्शन है। क्या है ये, अपोजिट डायरेक्शन, और ये क्या है, ये सेम डायरेक्शन है। समझ में, ये सेम डायरेक्शन और ये अपोजिट डायरेक्शन। आपको मैं एक इजी मेथड और बता, देखिए सेम डायरेक्शन मतलब आपको मैं बता चुका, एक वेक्टर का ये क्या होता है, हेड होता है, और ये क्या होता है, टेल होता है, और ये हेड होता है। तो हेड, जब एक हेड और टेल आपस में मिले तो होता है सेम डायरेक्शन। क्या, जब एक हेड और टेल आपस में मिले तो बोलते हैं सेम डायरेक्शन। देखिए यहाँ पे हेड और टेल मिल रहा है, यहाँ भी हेड और टेल मिल रहा है, तो इसको बोलेंगे सेम डायरेक्शन। जब हेड और हेड आपस में मिले
तो हेड और जब हेड मिले तो उसको बोलते हैं अपोजिट डायरेक्शन। देखिए ये अपोजिट डायरेक्शन है, तो यहाँ पर देखिए ये हेड और ये हेड दोनों मिल रहा है तो इसको क्या कहेंगे अपोजिट डायरेक्शन। समझ में आएगा, तभी तो ये इधर से जा रहा है, ये बोल रहा हम इधर चलेंगे और ये लोग बोल रहा हम इधर चलेंगे, तो ये अपोजिट डायरेक्शन है। समझ में आ गया। तो ट्रेंगल लोग क्या बोलता है, दो वेक्टर जब एक ट्रेंगल को दो साइड को रिप्रेजेंट करे इन मैग्नीट्यूड इन सेम डायरेक्शन, तो सेम डायरेक्शन में तो हमको उसको डायरेक्शन भी सेम बताना होगा, ये नियम है। आप 10th क्लास में क्या पढ़े हैं वो भूल जाइए, अब आप क्लास 11th में है तो आपको ये सब नियम करना पड़ेगा। तो आपको देखिए यहाँ वेक्टर का साइन बताना पड़ेगा। ये क्या है, एक ये डायरेक्शन है, हेड है, और दूसरा क्या हेड और टेल मिलाएंगे। देखिए आप हेड से टेल मिलाए थे तो ही सेम डायरेक्शन हुआ। तो ये देखिए हेड और ये रहा टेल, और यहाँ पर क्या हो जाएगा हेड। देखिए हेड, समझ में आया, तो समझ में आया, दो समझ में आया, दो वेक्टर इन सेम डायरेक्शन, देन थर्ड साइड ऑफ ट्रेंगल। तब तीसरा साइड क्या है, देखिए ये तीसरा साइड है, इसको हम लोग बोल सकते हैं थर्ड साइड है। ये साइड कौन सा है, मान ली ए बी सी, तो ये तीसरा साइड है। देन थर्ड साइड ऑफ ट्रेंगल रिप्रेजेंट इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन रिजल्टेंट ऑफ बोथ वेक्टर। तब तीसरा साइड दोनों साइड का रिजल्ट देगा और वेक्टर, मतलब इन मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन में देगा। मतलब कहने का मतलब इन अपोजिट डायरेक्शन, मतलब कहने का मतलब है तो ट्रेंगल का तीसरा साइड ना रिजल्टेंट वेक्टर, दोनों वेक्टर का सम रिजल्ट देगा। दोनों वेक्टर का क्या देगा, रिजल्ट देगा। कौन देगा, थर्ड साइड ऑफ ट्रेंगल क्या चीज में देगा, इन मैग्नीट्यूड, इसका भी वैल्यू होगा, और इन अपोजिट डायरेक्शन। तो मैंने अपोजिट डायरेक्शन में आपको क्या बताया था, हेड टू हेड मिलेगा। यहाँ हेड है तो ये भी एक हेड मिलेगा, तो यहाँ पे देखिए हेड बनेगा, इसका भी हेड का साइन होगा। तो देखिए दो साइड एक ट्रेंगल, दो साइड ट्रेंगल का दिख रहा है, मैग्नीट्यूड में भी दिख रहा है, सेम डायरेक्शन, तो थर्ड साइड इन अपोजिट डायरेक्शन इन मैग्नीट्यूड। तो ये बोलता है ट्रेंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। मुझे पूरा विश्वास है आप पूरी कंसेप्ट से समझ रहे हैं। अगर आप समझ रहे हैं तो हम लोग आगे चले। दोस्तों अगर कोई भी हार्ड चीज को आप थोड़ा थोड़ा समझेंगे, कंसेप्ट से समझेंगे, तो आपको समझ में आएगा। मैं उसी तरह आपको पूरा कोशिश कर रहा हूं कि आपको किताबी लैंग्वेज ना, मैं एकदम नेचुरली तरीके से आपको समझाऊं, इसलिए मैं ऐसे फोर्स बोलकर समझाने का कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ तक ने आपने समझ लिया, तो अब ट्रेंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन का कुछ फार्मूला होता है, वो मैं देखिए आपको बताता हूँ। ये क्या है, आर है, ठीक है, ए बी आप समझ में आ गया होगा। देखिए आर क्या होता है, ये देखिए आप लोग देखे होंगे, आर स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, फार्मूला होता है वेक्टर एडिशन लॉ, ट्रेंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन का फार्मूला मैं आपको लिख रहा हूँ, थोड़ा इस पर ध्यान दीजिएगा। आर स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इंटू कोस थीटा इंटू कोस थीटा। ए कौन है वेक्टर, ये, बी कौन है, ये वेक्टर है, ठीक है। अब देखिए इस पे मैं मान को रख रहा हूं। देखिए ए क्या है, 10 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 100, बी का क्या हो जाएगा, बी कितना है, ये भी 10 है, तो इसका भी स्क्वायर करेंगे तो 100। कोई दिक्कत, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं हो रहा होगा। अब देखिए प्लस 2, ए कितना है 10, बी कितना है 10। अब देखिए यहाँ पर फंस जाती है बात। अब आप सोचेंगे यहाँ कोस थीटा, यहाँ कोस थीटा पे मान किसका रखें, कोस थीटा पर मान किसका रखें, यहाँ पे तो ये कुछ समझ में ही नहीं, मैंने आपको बताया तो फिर आप समझेंगे कैसे। तो पहले यहाँ कोस थीटा का मान क्लियर करते हैं। देखिए यहाँ कोस थीटा का मान वही रहेगा जब जो दो वेक्टर के बीच में जो एंगल बनेगा, यहाँ दो वेक्टर कौन सा है, एक वेक्टर आपका ये है, एक वेक्टर ये है, तो दोनों के बीच में एंगल कितना का बन रहा है, देखिए यहाँ 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, क्लियर है। यहाँ पे कितना बन रहा है 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो कोस थीटा का जगह पे हम लोग, थीटा के जगह पे हम लोग 90 डिग्री का मान रखेंगे, तो को क्या रखेंगे, कोस 90 डिग्री। कोई दिक्कत, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखिए क्या होगा, इसको करेंगे तो क्या हो जाएगा 200, ये करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका, इसको मैं अभी ऐसे ही रहने देता हूं। देखिए कोस
90 डिग्री का मान 0 होता है। क्या होता है? 0 होता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 0। तो यहाँ देखिए प्लस के बाद सारा यहाँ का मल्टीप्लाई करेंगे, ये तो क्या हो जाएगा? 0। इसको मैं साफ कर देता हूँ, ये तो 0 हो गया। सिंपल सी कंसेप्ट समझ में आ रहा होगा। तो अब क्या हो रहा है? आर स्क्वायर इक्वल टू 200। तो आर का रूट अंडर 200, तो आर इसका मान क्या आएगा? 10√2, 10√2 आ जाएगा, 10√2 आ गया। तो हम लोग कह सकते हैं ये आर की जगह पे हम लोग रख सकते हैं 10√, आर की जगह पे हम लोग कह सकते हैं ये हो गया 10√2। अब देखिए 10√2 आ गया। तो ये 10 क्या आया? ये 10 वैल्यू आया जो दोनों वेक्टर जो ऑब्जेक्ट पर जो फोर्स लगाया और वो फोर्स कितना अप्लाई हुआ, तो इसका वैल्यू हुआ 10√2। मतलब ये 10√2 बता रहा है, रिजल्ट दे रहा है दोनों वेक्टर को। तो देखिए दोस्तों हम लोग कितने आसानी से समझ लिए कि जब दो वेक्टर इस टाइप का डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा तो उनका वैल्यू कितना होगा। ये सिंपल से अगर ऐड किए रहते तो 10 + 10 20 आता, लेकिन देखिए 20 नहीं आ रहा है, ये क्या आ रहा है? 10√2। सोचिए 10√2 आएगा जब आप इसको ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से ऐड करेंगे। तो दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा। अब तो देखिए ये समझ में आपको आ गया होगा। अब देखिए ये, लेकिन ये है वेक्टर। तो वेक्टर में आप लोगों ने पढ़े, वेक्टर क्या है? कैसा क्वांटिटी वैसे होता है जिसमें आपको मैग्नीट्यूड भी पता हो और उसका डायरेक्शन भी पता हो। तो हम तो वेक्टर का यहाँ पर क्या पता कर लिए हैं? हम लोग तो यहाँ पर वेक्टर से का उसका मैग्नीट्यूड पता कर लिए, लेकिन क्या इसका हम लोग डायरेक्शन पता कर पा रहे हैं? बताइए, डायरेक्शन पता चल रहा है? नहीं पता चल रहा है। ये बीच में कैसे गया था? ये पहले ये था लाइन, पहले ये लाइन था ना, और इधर फोर्स कितना लग रहा था? 10 न्यूटन। ये 10 न्यूटन था और ये 10 न्यूटन था। तो और मैंने बताया था आपको, ध्यान दीजिए, ये एकदम बीचों बीच जाएगा, बीचों बीच जाएगा। तो यहाँ पर क्या है? देखिए ये क्या है? 90 डिग्री है, 90 डिग्री था बीच में। तो अगर ये एकदम बीचों बीच जाएगा तो इसका डायरेक्शन किधर होगा? बताइए। एकदम ये देखिए यहाँ 45 से पास होगा। कितना होगा? ये 45, ये 45 डिग्री। ठीक है, दोनों अगर बीच से जाएगा तो पूरा 90 है, तो बीच से जाएगा तो 45 डिग्री से पास होगा। तो हम लोग कह सकते हैं इसका डायरेक्शन कितना होगा? 45 डिग्री। तो फाइनल जो रिजल्टेंट जो आ रहा है उसका डायरेक्शन क्या होगा? 45 डिग्री। डायरेक्शन को हम लोग डिग्री में मेजर करते हैं। क्या चीज कैसे मेजर करते हैं? डिग्री में। तो कितना डिग्री हो जाएगा? 45 डिग्री पे इसका मतलब ये जो बीच से पार हो रहा है ये नीचे से 45 डिग्री में पास हो रहा है। 45 डिग्री क्यों? क्योंकि एकदम बीच से पार हो रहा है। तो ये तो बात हो गया दोस्तों कि अगर मैं 90 डिग्री का बीच में पास हो रहा है तो मान लीजिए 60 का बीच में जाएगा तो किस तरह से होगा? सोचिए अगर ये तो आपको 90 डिग्री पे हो रहा है तो मान लीजिए एक वेक्टर ऐसे अप्लाई हो, ऐसे एक वेक्टर ऐसे, समझ में आ रहा है, और इन दोनों का बीच में आ जाए तो बताइए, तो इसका बीच में ऐसे फोर्स अप्लाई हो तो उसमें आपका डायरेक्शन कैसे निकलेगा? ये अगर आपको जानना है तो आप अगले लेक्चर पे आप मेरा देखिएगा, उसमें मैं आपको इसके बारे में समझाऊंगा। मुझे कमेंट करके आप बताइएगा कि अगर थोड़ा सा भी कमी रह गया होगा आपको समझने में, आपको मैं कंसेप्ट देने में अगर थोड़ा सा भी कमी रखा होगा तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए, ताकि मैं जब भी मैं कोई भी लेक्चर दूं या कोई भी वीडियो बनाऊं तो मैं उस सब पर भी ध्यान दें। तो अगर मुझे आप कमियों को बताओगे तो आप मेरे हेल्प करोगे। तो दोस्तों प्लीज़ आप कमेंट करके बताइए आपको ये वीडियो कैसा लगा और क्या अच्छा लगा और क्या इसमें कमी देखा। मुझे आपका कमेंट का इंतज़ार रहेगा।